आइए कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 5 एक चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 5(2) से कुछ सवाल हल करेंगे। आइए आज का पहला प्रश्न है प्रश्नावली से क्वेश्चन नंबर 1। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है और उसके आधार की मतलब त्रिभुज के आधार की माप 12 मीटर है, तब उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए यहाँ पर हल लिखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़ते जाना है और जो भी प्रश्न में दिया गया है उससे हम लिखते जाएंगे। तो एक त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो यहाँ पर दिया है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 36 वर्ग मीटर, ठीक है। ऐसे फिर प्रश्न आगे पढ़ते हैं और उसके आधार की माप, तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज के आधार। चूंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तो जो बेस है, आधार भुजा है, उसकी माप। तो त्रिभुज के आधार की माप, इसका माप दिया हुआ है 12 मीटर, ठीक है। यहाँ पर 12 मीटर है, ठीक है। तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज की ऊंचाई। तो इस प्रकार से त्रिभुज की ऊंचाई को हमको, जिसको हाइट h बोल सकते हैं, ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास त्रिभुज के लिए अगर हम एक चित्र बनाकर देखें तो आइए देखते हैं। ये एक त्रिभुज है, ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 36 वर्ग मीटर। और आधार की माप, इसे हम आधार भुज अगर कहें तो इसकी माप कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, लंबाई कह सकते हैं, वो 12 मीटर है, ठीक है। और इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया है 36 वर्ग मीटर। तो हमको इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिए, यहाँ से एक लंबवत रेखा खींचेंगे, शीर्ष लंब कर सकते हैं, जो 90 अंश के यहाँ पर कोण बनाएगी। तो ये जो रेखाखंड की लंबाई है वही त्रिभुज की ऊंचाई है, माना कि वो h मीटर है, ठीक है। और अगर ये समकोण त्रिभुज अगर होता है तो भी देख सकते हैं आप, समकोण त्रिभुज की स्थिति में इसको ऐसे भी ले सकते हैं, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। तो अगर हम त्रिभुज में आधार भुजा इसको मानते हैं जो 12 मीटर लंबी है, तो ऊंचाई ये वाली भुजा होगी जो h मीटर ऊंची है, ठीक है। तो अब हमारे पास त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। आइए सूत्र देखते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, ऐसे। आइए दिए गए मान को रखते जाते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान चूंकि दिया है 36 वर्ग मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 36 बराबर 1/2 गुणित आधार का माप दिया है 12 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 12, और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है h है, ठीक है। हल करते हैं। 36 बराबर, यहाँ पर इसको हम एक बार पुनः लिख लेंगे ऐसे, 2 1 कम और 2 छक्के 12, ठीक। तो 36 बराबर हो जाएगा 6 गुणित h हुआ, ऐसे। तो इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा? 6 बटे में आ जाएगा, 36/6, 6 कम 6 छक्के 36। तो h बराबर क्या आ गया? 6 मीटर। h को क्या माने हैं हम? त्रिभुज की ऊंचाई माने हैं, ठीक है। चाहे ये भुजा हो चाहिए, तो यहाँ लिख देंगे अतः त्रिभुज की ऊंचाई 6 मीटर
होगी, ऐसे। और ये आंसर हो गया। ठीक, इस प्रकार से त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो गई? 6 मीटर। ठीक, आइए प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेमी अधिक है। ठीक है, उसका परिमाप पेरीमीटर चौड़ाई का 5 गुना है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को आप फिर से देखिए। एक आयत की लंबाई, कोई एक आयत है जिसकी लंबाई, चूंकि आयत में लंबाई और चौड़ाई 2 होते हैं, ठीक है, 2 राशियां, तो लंबाई चौड़ाई से 5 सेमी अधिक है। इसका अर्थ यह हुआ, अगर हमको आयत की चौड़ाई बता दिया जाए, पता चल जाए, तो उसमें 5 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो आयत की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पर न तो चौड़ाई मालूम है न ही लंबाई। तो सबसे पहले हम एक देखते हैं। जैसे इस प्रकार से कोई आयत है, तो आयत में चूंकि आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, ये दोनों भुजाएं, इन दोनों भुजाओं को हम इसमें चौड़ाई कह सकते हैं, और इन्हें, इन आमने सामने की भुजाओं को हम क्या कहेंगे? लंबाई कहेंगे। ठीक है, ऐसे। तो चूंकि आयत की जो लंबाई है, ये जो लंबाई है, वह इस चौड़ाई से 5 सेमी अधिक कह रहा है। तो अगर हम चौड़ाई को x मान लेते हैं, चौड़ाई को x मान लेते हैं, तो लंबाई क्या हो जाएगा? x धन 5 होगा। ठीक है, तो चूंकि इस भुजा चौड़ाई को हम x माने हैं, तो ये भी x हो जाएगा। लंबाई x धन 5 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? x धन 5। और अगर हम चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो आयत का परिमाप निकल जाएगा, पेरीमीटर। ठीक है, तो आइए हम प्रश्न में जो दिया गया है और जो ज्ञात करना है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर चौड़ाई को पहले मानना पड़ेगा। माना कि आयत की चौड़ाई, माना कि आयत की चौड़ाई x मीटर है, ऐसे। तब आयत की लंबाई क्या होगी? तो आयत की लंबाई x धन, अच्छा ये सेंटीमीटर में है प्रश्न, ध्यान दीजिए, तो सेंटीमीटर है ना, ठीक है, तो सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई हो जाएगी x धन 5 सेंटीमीटर। ठीक, इसको सेंटीमीटर पढ़ेंगे, होगी ऐसे। और इसके बाद फिर प्रश्न कह रहा है कि आयत का परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है, तथा यहाँ लिख देंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप चौड़ाई का 5 गुना। तो चौड़ाई यहाँ लिखिए और इसमें 5 का गुणा कर देंगे, ऐसे। तो चूंकि हमें क्या पता है, चौड़ाई x माने हैं, तो यहाँ x लिख देंगे, अर्थात आयत का परिमाप हो जाएगा 5x सेंटीमीटर, ऐसे। ठीक, अब हमको आयत के परिमाप याद करने का सूत्र पता है, आइए सूत्र लगा लेते हैं। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, तो ये हो जाएगा 2 गुणित और लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, ऐसे। आयत की चौड़ाई, आयत की लंबाई और आयत का परिमाप, तीनों मानों को यहाँ लिख लीजिए। तो आयत का परिमाप है 5x सेंटीमीटर, यहाँ लिखिए। 2 गुणित लंबाई कितना है? x धन 5 सेंटीमीटर, और धन चौड़ाई x, ऐसे। हल कीजिए तो 5x बराबर 2 गुणित 1x, 1x दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2x, और धन 5। तो 5x बराबर, इसको हल करेंगे तो कोष्टक के बाहर 2 का गुणा है, यानी 2 का गुणा है, तो 2 का गुणा इससे भी करेंगे और इस राशि से भी करेंगे। तो 2 दूनी 4x, धन 2 पंचे 10। तो इस प्रकार एक सरल समीकरण प्राप्त हुआ। इसमें बराबर चिन्ह के दोनों ओर अज्ञात
राशि अर्थात चर राशि x वाला पद आया है, तो चर वाले पद को हमको बाईं ओर लेना होता है। तो 4x को पक्षांतरित करके बाईं ओर ले आएंगे तो ऋण 4x हो जाएगा, और ये 10 यहाँ लिखिए पक्षांतरण से, पक्षांतरण से, ठीक है। तो 5x में 4x घट जाएगा तो 1x बचा, और ये हो जाएगा 10। ध्यान दीजिए यहाँ पर x का मान 10 आया है, और 10 को क्या माना गया है, आयत की चौड़ाई माने हैं। क्या माने हैं, आयत की चौड़ाई। तो यहाँ लिख देंगे अतः आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तथा आयत की लंबाई क्या हो जाएगी फिर बताइए। तो आयत की लंबाई, तो चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, इसका मतलब है कि 10 धन 5 बराबर 15 सेंटीमीटर होगी। ऐसे ये हम उत्तर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आइए प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण, चूंकि देखिए त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण। मान लीजिए आपके सामने एक त्रिभुज है इस प्रकार से, तो त्रिभुज में कोण 1, कोण 2, कोण 3, आप नामकरण कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एक अनुमान आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक त्रिभुज की चित्र बनाया गया है। आइए प्रश्न 1 देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 15 अंश अधिक है, 15 डिग्री अधिक है, तीसरा कोण दूसरे कोण के दुगने से, तीसरा जो कोण है दूसरे कोण के दुगने से 25 अंश अधिक है, तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को हम इस प्रकार हल करते हैं। आप एक त्रिभुज का इस चित्र को आप ध्यान में रख सकते हैं। कोण 1 है, कोण 2 है, और एक कोण 3 है। आइए देखते हैं, आइए लिखते हैं सबसे पहले। चूंकि यहाँ पर किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 15 अंश अधिक है, इसका मतलब है त्रिभुज का अगर हमको दूसरा कोण पता चल जाए तो उसमें 15 अंश जोड़ देंगे तो त्रिभुज का पहला कोण निकल आएगा। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना कि त्रिभुज का कोण 2, दूसरा कोण को हम कोण 2 लिख लेते हैं। कोण 2 का मान क्या मान लें, x मान लें। तब पहला कोण क्या हो जाएगा, तो कोण 1 दूसरे कोण से 15 अंश अधिक है बोला है, इसका मतलब है कि अगर दूसरा कोण x मान रहे हैं तो पहला कोण क्या आ जाएगा, दूसरे कोण से 15 अंश अधिक है, इसका मतलब कोण 2 धन 15 अंश। लेकिन अभी हमने देखा है कोण 2 का मान क्या माने हैं, x, तो यहाँ लिख देंगे x, और यहाँ हो जाएगा धन 15 ऐसे। तथा तीसरा कोण देखते हैं, कोण 3 का मान क्या होगा। तो देखिए तीसरा कोण दूसरे कोण के दुगने से, तो तीसरा कोण दूसरे कोण के दुगने से, तो दूसरा कोण का दुगना क्या हो जाएगा, 2 गुणित कोण 2 ऐसे, ठीक है। और फिर दुगने से 25 अंश अधिक, तो ये दुगने से 25 अंश अधिक, ये 25 अंश हो गया। तो इसको आगे हम बढ़ा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2, कोण 2 का मान कितना है x, तो ये हो जाएगा x और धन 25 अंश ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से त्रिभुज के 3 कोण, कोण 1 का मान आ गया x धन 15 अंश, कोण 2 का मान x है, कोण 3 का मान 2x धन 25 अंश है। अब हम जानते हैं, अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। आप पूर्व कक्षा में पढ़े हैं। तो अर्थात यहाँ लिख सकते हैं हम
कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। आइए उपरोक्त मानों को कोण 2 के, कोण 1 के, कोण 3 को यहाँ लिख देते। कोण 1 का मान क्या है? x धन 15 अंश। कोण 2 का मान x माने हैं। कोण 3 का मान है 2x धन 25 अंश और ये बराबर आ गया 180 अंश। आइए समान पदों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 1x ये 2x तो हो जाएगा टोटल कितना? 4x। ठीक है। और धन देखिए 15 अंश और 25 अंश को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 40 अंश और बराबर हो गया 180 अंश। तो यहाँ पर हमको अचर 40 को दाईं तरफ पक्षांतर कर देना है। तो 4x बराबर 180 ऋण 40 अंश। यहाँ लिख देंगे पक्षांतरण से ऐसे। ठीक है। और बढ़ते हैं आगे। तो 4x बराबर 180 में 40 घटाएंगे तो आ जाएगा 140 अंश। ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 140/4। ठीक। तो x बराबर आ जाएगा, भाग दीजिए, 4 तिया 12, 4 पंचे 20। x का मान हमें 35 प्राप्त होता है। और x को हम क्या माने हैं? तो यहाँ पर कोण 2 का मान x माना है ना, माना गया है। तो यहाँ लिख देंगे अतः कोण 2 x बराबर 35 अंश। तो कोण 1 बराबर कितना हो जाएगा? तो कोण 1 का मान x धन 15। तो यहाँ पर x धन 15 अंश है जैसे, तो x का मान हम क्या प्राप्त किए हैं? 35 धन 15। तो ये कितना आ गया? जोड़िए, 5 5 10 की 0 1, ये 50 अंश। तथा कोण 3 का मान देखिए। कोण 3 का मान है 2x धन कितना? 25 अंश। यह है ना कोण 3 का मान। तो यहाँ पर 2 गुणित x का मान है 35 अंश धन 25 अंश। तो ये हो जाएगा 35 दूनी 70 अंश धन 25 अंश। तो इसको जोड़ लीजिए तो 5 7 और 2 95 अंश। तो यहाँ अब उत्तर लिख देंगे। अतः त्रिभुज के तीनों कोणों में कोण 1 बराबर कितना मिला हमें? 50 अंश। कोण 2 बराबर मिला 35 अंश तथा कोण 3 बराबर 95 अंश प्राप्त हुआ। इस प्रकार से ये हमने देखा। ठीक है। आइए प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। 2 धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 40 है। इन पूर्णांकों में 2:3 का अनुपात है। ठीक है। इस प्रकार से तो ये पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आइए देखते हैं हल। पहले लिख लेते हैं क्या दिया गया है। तो 2 धनात्मक पूर्णांकों का अंतर ये है 40। प्रश्न दिया है कि इन पूर्णांकों में 2 और 3 का अनुपात है। तो यहाँ पर लिख देंगे पूर्णांकों में अनुपात। तो अनुपात दिया है 2:3। ध्यान दीजिए, 2 पूर्णांकों में 2 और 3 का अनुपात है। तो हम पहला पूर्णांक को 2x मान लेते हैं और दूसरा को 3x। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः माना कि पहला पूर्णांक 2x व दूसरा पूर्णांक 3x है।
प्रश्नानुसार देखिए, इन दोनों पूर्णांकों का अंतर कितना दिया हुआ है? दोनों पूर्णांकों का अंतर दिया हुआ है 40। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार करके इसमें आप लिख दीजिए दोनों का अंतर। तो प्रश्नानुसार 3x ऋण 2x, दोनों पूर्णांकों में अंतर यानी घटाना, बराबर हो गया 40। तो यहाँ पर अब क्या करना होगा? तो 3x में से 2x घटाएंगे तो कितना आ गया? 1x, और ये हो गया 40। तो इस प्रकार से x यहाँ पर आनुपातिक नियतांक है। x कोई अलग से कोई संख्या इसमें नहीं है, ये बल्कि क्या है, ये आनुपातिक नियतांक रूप में है। तो x का मान 40 आया, तो लिख सकते हैं अतः पहला पूर्णांक क्या माना है हमने? 2x, तो 2 गुणित x की जगह 40 रख देंगे, तो 40 दूनी 80। तथा दूसरा पूर्णांक, तो दूसरा पूर्णांक है 3x, तो ये हो जाएगा 3 गुणित 40 बराबर 4 तिया 12, 120। इस प्रकार से तो यहाँ लिख दीजिए अतः वे दो पूर्णांक क्या क्या होंगी? 80 और 120, 80 व 120 होंगे। ये हो गया आंसर। ध्यान दीजिए, वैसे भी ये दोनों पूर्णांकों का अंतर देखिए, 120 में 80 घटाइए तो 40 आ रहा है, और प्रश्न में दिया भी है कि दोनों का अंतर कितना है? 40 है। आप अगर इनका अनुपात लेकर देखिए, ये आप उत्तर की जांच कर सकते हैं आप मौखिक रूप से कि दोनों पूर्णांकों में कितना अनुपात है? 2:3। तो यहाँ पर देखिए, पहला पूर्णांक 80 आया और दूसरा पूर्णांक क्या आया? 120। तो 80 और 120 का अनुपात लीजिए, तो 80/120, तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा? 2:3 ही मिलेगा। ठीक है ना, इससे मतलब उत्तर की पुष्टि होती